प्रमोशन। अब हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की तो मैंने कई बार बात की है। ब्रीफ अगर बताऊं तो भारत के बहुत बेहतरीन लीडर थे। क्लेमेंट एटली ने, जो कि जब भारत आजाद हुआ था, लेबर पार्टी के सदस्य क्लेमेंट एटली, और जब भारत आजाद हुआ था तो वही प्रधानमंत्री थे। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि देखो, सुभाष चंद्र बोस की वजह से आजादी मिली है। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारे लीडर्स का यह मानना है, क्योंकि देखिए आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया था ना, ये बात बिल्कुल सही है कि गांधी जी के मूवमेंट यकीनन ब्रिटिशर को बहुत कमजोर किया, लेकिन वो जाने वाले नहीं थे। जब आर्मी ने रिवोल्ट किया सुभाष चंद्र बोस की वजह से, क्योंकि इन्होंने तो पूरी आर्मी बना ली ना, और जब आज जिस दिन आर्मी रिवोल्ट करती है उस दिन पूरा साम्राज्य ढह जाता है। सुभाष चंद्र बोस के हेटर्स आपको नहीं मिलेंगे, गांधी जी के भी हेटर्स बहुत बहुत ज्यादा है, नेहरू के तो हेटर्स ही है खैर, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हर किसी को यूनाइट कर दिया था। और बहुत लोगों को यह बात पता नहीं है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते तो शायद भारत का बंटवारा भी नहीं होता। यह बात जिन्ना ने भी मानी थी। मोहम्मद अली जिन्ना भी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने को तैयार थे, गांधी जी के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे लीडर थे, एक ऐसे जबरदस्त लीडर थे जिन्होंने पूरे देश को यूनाइट कर दिया था। हमको डोनेशन चाहिए तो यहां पे औरतों ने, परिवारों ने धर्म जात पात को साइड में रख के सब कुछ अपना दे दिया था। ऐसा था सुभाष चंद्र बोस, और ये परिवार था एक तरीके से। जो भी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ता था वो एक परिवार की तरह, मतलब परिवार था वो, आप समझ लीजिए। कहानी की बात करें तो बहुत अमीर परिवार में सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे। पिताजी बहुत बड़े वकील, लेकिन सुभाष चंद्र बोस पिताजी की सुनती नहीं थे। इनके पिताजी बोलते थे कि ब्रिटिशर बहुत बढ़िया। उस समय अमीर लोगों का मानना यह था कि ब्रिटिशर सबसे बढ़िया है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने बोला बिल्कुल बढ़िया नहीं है। और उस समय कॉलेरा बहुत ज्यादा फैला हुआ था, काफी बीमारियां फैली हुई थी। तो नेताजी ने क्या किया कि पिताजी और परिवार की बात को नकार के लोगों के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया, लोगों का अंतिम संस्कार करते थे। इनके घर के सामने बूढ़ी औरत रहती थी, उसका कोई नहीं था। नेताजी जाते थे उसके पास। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी एन इंडियन पिलग्रिम, जो इनकम्प्लीट बायोग्राफी है, उसमें लिखा है कि मैं उनके पास हमेशा जाता था और उनका ख्याल रखता था। मैं यह सुनिश्चित करता था कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इतने महान थे, इतने महान थे कि लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते थे नेताजी। यह महानता थी। फिर गए प्रेसिडेंसी कॉलेज। प्रेसिडेंसी कॉलेज में मूड खराब, तुरंत अध्यक्ष बना दिए गए। लीडरशिप स्किल्स नेताजी में बहुत पहले से ही थी। वहां पर रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट इसलिए कर दिया क्योंकि वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स को ज्यादा तवज्जो दी नहीं पाती था। बताइए, भारत में एक कॉलेज और इंडियन स्टूडेंट्स को ही बहुत गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से बाहर निकाल दिया। बहुत बढ़िया प्रकरण बताते हैं नेताजी कि जब वो ट्रेन से वापस जा रहे थे तो उनको लग रहा था कि यार मेरा करियर क्या होगा, लेकिन एकदम से उनको ख्याल आ गया जो भी होगा साथ में मिलकर करेंगे। तो यूनिटी शुरू से ही थी। उसके बाद गए लंदन, इंग्लैंड, कैम्ब्रिज में पढ़ाई शुरू की। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस के लिए, जो कि उस समय भगवान था, सबसे बड़ा एग्जाम। मतलब आईसीएस जो सिलेक्ट हो गया, पहली बात तो इंडियन सिलेक्ट होते नहीं थे, जो सिलेक्ट हो गया वो एक ऐसा, मतलब समझ लीजिए कि उसको सब कुछ मिल गया। ये ब्रिटिशर जितने भी है ना, सब आईसीएस की तैयारी करते थे। जैसे आज होता है ना, आप कितने भी बड़े बन जाओ लेकिन आईएएस है, वैसे ही उस समय था, क्योंकि आपको भारत की पूरी कमान मिल जाती थी। ओके, सुभाष चंद्र बोस गए, खाली 6 महीने में आईसीएस क्रैक किया, जो कि 2 साल का कोर्स 6 महीने में कंप्लीट कर लिया और टॉप किया। हड़कंप मच गया भारत में और पूरी दुनिया में, लेकिन चांटा मार के वापस आ गए। जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर था उसको चांटा मार के भारत वापस आ गए। आप आईएएस टॉप करे हैं, क्या आप नौकरी वो छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इतना भरोसा था नेताजी को कि मैं भारत के लिए काम करूंगा। और उसके बाद फिर भारत आए, कांग्रेस से जुड़े, काम किया, जवाहरलाल नेहरू के अच्छे दोस्त बने। कभी देखिए, नेताजी का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत रिवर्स फैलाई जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि बोस, मतलब नेताजी और जवाहरलाल नेहरू अच्छे दोस्त थे। गांधी जी की भी बहुत इज्जत करते थे। गांधी जी को शुरू में सबने गुरु माना था, इंक्लूडिंग भगत सिंह। गुरु नहीं, लेकिन सबको यही लगा था कि गांधी जी जो है वो आजादी दिलाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों वक्त आगे बढ़ा। फिर उसके बाद 1939 आते आते वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। नेताजी की अलग राह थी, वो अलग आइडियोलॉजी पे चल रहे थे। गांधी जी की अलग आइडियोलॉजी थी।
नेताजी इतने इन्फ्लुएंशियल थे, पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो नेताजी के इन्फ्लुएंस में आ गई थी। और जब इलेक्शन हुए, एक तरफ नेताजी खड़े थे, एक तरफ गांधी जी खड़े थे। गांधी जी तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली खड़े थे। गांधी जी ने अपने कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया था। त्रिपुरी सेशन होता है जिसमें बोस गजब तरीके से जीते। 1939 में बोस अध्यक्ष चुन लिए गए कांग्रेस के। कांग्रेस बदल जाती, पूरी कांग्रेस पलट के रख देते ये। लेकिन बहुत बहुत शांत, बहुत गंभीर थे नेताजी। जब उनको लगा कि गांधी जी बहुत नाराज हो गए, क्योंकि गांधी जी ने तो साफ बोल दिया था पट्टाभी डिफीट इज माई डिफीट, उसके बाद नेताजी ने विड्रॉ कर लिया। और देखिए यहां पे गांधी जी को भी आप गलत मत समझिए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे। नेताजी ने विद्रोह नहीं किया और उसके बाद नेताजी फिर पहले गए जर्मनी, ठीक है, नहीं उसके बाद नेताजी को अरेस्ट कर लिया था अंग्रेजों ने, लेकिन उसके बाद वहां से भी भाग निकले और फिर गए जर्मनी। जर्मनी से हिटलर से मिले, वो मैंने लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है। जब हिटलर से मिले तो क्या हुआ, हिटलर ने जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो दे दिए यहाँ पे नेताजी को कि आप अपनी आर्मी बनाओ। और उसके बाद गए जापान और वहां पे अपनी आजाद हिंद फौज बनाई। कोहिमा और इम्फाल में ज्यादा कामयाबी मिली नहीं, आजाद हिंद फौज को हार झेलनी पड़ी। बहुत आधी से ज्यादा आर्मी खत्म हो गई और जो नहीं भी खत्म हुई वो बीमारियों से मर गए, मैल न्यूट्रिशन से मर गए। तो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। इस समय बोस जो थे वो बैंकॉक में थे और ये 1945 की घटना है, 1945। 8 मई को नेताजी ने ये खबर सुनी कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जर्मनी नेताजी का साथ दे रहा था। अब देखिए नेताजी, यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि नेताजी ब्रिटिशर के रेडार पर थे। नेताजी ने सोचा था कि आजाद हिंद फौज ब्रिटिशर को मार भगा देगी, भगाया, लेकिन डायरेक्टली नहीं भगाया, इनडायरेक्टली भगाया। अब ये ब्रिटिशर रेडार पे थे कि बस नेताजी को ढूंढ के लाओ कहीं से। तो जब जर्मनी ने सरेंडर किया 8 मई को, तब नेताजी को लगा अब शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इनका प्लान था, नेताजी का प्लान ये था। देखिए ये 1945 की घटना है ये। तो 1945 में ये सिंगापुर में थे, सिंगापुर से आजाद हिंद फौज ऑपरेट होती थी। फिर इनको जाना था सिंगापुर और मलेशिया में ये थे। फिर इनको जाना था थाईलैंड, बैंकॉक पहुंचे ये। बैंकॉक से यहां पे साइगॉन पहुंचे ये 17 अगस्त को, ठीक है। 17 अगस्त को बैंकॉक से निकले साइगॉन के लिए और 17 अगस्त को साइगॉन पहुंचे। और उसके बाद ये वियतनाम, यहां पे वियतनाम कह रहा हूं, मतलब साइगॉन जो है वो वियतनाम में है, साइगॉन एयरपोर्ट। उसके बाद फिर ये ताइवान पहुंचे और यहां पे ही घटना हुई। वैसे जाना इनको जापान था, ठीक है, यहां पे ये देख सकते हैं आप, यहां पे घटना हुई और जाना इनको जापान था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो ही नहीं पाया। यहां पे ही नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया, जो स्टोरीज बताई जाती हैं। तो अब हम कंट्रोवर्सीज को देखते हैं कि क्या वाकई में प्लेन क्रैश हुआ था कि नहीं। अगले 2 महीने नेताजी ने, जून जुलाई 1945 नेताजी ने सिंगापुर में ही गुजारे। फिर उसके बाद जो बचे हुए थे उनके लिए फंड्स इकट्ठा किए नेताजी ने। अब यहां पे खबर यह भी पता चली कि कांग्रेस ब्रिटिशर के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है। नेताजी इसके बिल्कुल खिलाफ थे कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इनको ब्रिटिशर के साथ बात नहीं करनी चाहिए। सीधा बोल दिया था नेताजी ने कि यह बिल्कुल गलत है। अगस्त 1945 आता है। अब अगस्त जब शुरू हुआ तो बहुत तेजी से इवेंट्स आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर ने बोला कि हम मलाया को इन्वेड कर देंगे। अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप यहां पे बॉम्बिंग करिए क्योंकि कुछ दुश्मन यहां पे भी छुपे हुए हैं। मतलब नेताजी से कहने का मतलब था 3 अगस्त 1945 में को नेताजी को यह मैसेज मिला कि आप तुरंत साइगॉन छोड़ दो। जो जनरल इसोदा थे, अभी तक यहां पे जापान पे बॉम्बिंग नहीं की है, जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं छोड़ा है। ठीक 6 दिन पहले यहां पे 3 अगस्त को नेताजी को यहां पे जनरल इसोदा ने बोला कि आप तुरंत साइगॉन छोड़ दो क्योंकि अब प्रॉब्लम हो सकती है। और 10 अगस्त को नेताजी को यह पता चला कि सोवियत यूनियन ने मंचूरिया को इन्वेड कर दिया और फिर एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी में गिर गए। 16 अगस्त को फाइनली हम ये देखते हैं कि जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। और तब नेताजी ने डिसाइड किया, क्योंकि देखिए जापान भी हार गया, जर्मनी भी हार गया, तो नेताजी के पास कोई चारा नहीं था। और तब नेताजी ने डिसाइड किया कि अब हम साइगॉन की तरफ जाएंगे। अच्छा सॉरी, मैंने ये बोल दिया था साइगॉन छोड़ दो, सॉरी। 3 अगस्त को जनरल इसोदा ने बोला था कि अब साइगॉन की तरफ चले जाओ, साइगॉन चले जाओ, है ना। तो साइगॉन में जाओ। तो जब सबने सरेंडर किया
तब नेताजी साइगोन के लिए रवाना हुए। अब हम दोस्तों देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। 16 अगस्त का दिन था। 16 अगस्त को नेताजी साइगोन के लिए रवाना हुए। जापान ने सरेंडर कर दिया था सिंगापुर में, और नेताजी और उनकी पार्टी साइगोन एयरपोर्ट पे पहुंची। तो दोपहर में 17 अगस्त को साइगोन एयरपोर्ट पे आए। देखिए, बोस चाह रहे थे कि वो ब्रिटिश के हाथों ना लगे, भले ही वो सोवियत के हाथों लग जाए। उनके पास ये एक ऑप्शन था कि वो सोवियत, चाइना और सोवियत पे वो भरोसा कर रहे थे, कम्युनिस्ट पे भरोसा कर रहे थे। तो दोस्तों 17 अगस्त के आसपास, दोपहर की बात है ये, मतलब 17 अगस्त को बोस जब साइगोन एयरपोर्ट पे आए तो वहां पे एक मित्सुबिशी KI-21 हैवी बॉम्बर प्लेन रेडी था, जिसका कोड नेम सैली था, और यहां पे बोस का वेट कर रहे थे हर कोई। तो नेताजी आए, और जो ग्रुप था उसमें नेताजी के सबसे करीबी कर्नल हबीबुर रहमान थे, और सेक्रेटरी SA अय्यर थे, जो कि उनके कैबिनेट के मेंबर थे। मेजर आबिद हसन भी थे। लेकिन दोस्तों जब यहां पे पहुंचे तो उनको पता चला कि प्लेन में खाली एक ही INA पैसेंजर जा सकता है। बोस ने कंप्लेन की कि यार ऐसा कैसे। नेताजी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बोस और नेताजी, जब भी मैं बोस बोलो या नेताजी बोलो तो एक ही है। तो नेताजी ने बोला कोई बात नहीं, मैं हबीबुर रहमान को ले जाऊंगा, जो मेरे सबसे करीबी हैं। प्लेन में बैठ गए। प्लेन में बैठी तो काफी डिले भी हुआ, 2-3 घंटा फ्लाइट डिले हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ लोग बोस को साइन ऑफ करने भी आए थे, नेताजी को काफी गिफ्ट्स भी दिए। तो प्लेन वैसे ही भारी हो गया था, और प्लेन में कुछ ऐसा बताया जाता है कि प्लेन में काफी दिक्कतें भी आ रही थी। ठीक है, प्लेन के इंजन में शुरुआत से ही प्रॉब्लम थी। इतने बड़े लीडर को आप ले जा रहे हो और प्लेन के इंजन में शुरुआत से ही दिक्कत थी, ऐसा हिसाब किताब था। तो अब हम ये देखते हैं कि जैसे ही प्लेन जो है वो उड़ने जा रहा था, तुरंत एक बहुत ही तेजी से आवाज आती है। प्लेन जो है वो इंजन की वजह से डगमगा गया और राइट साइड में चला गया, और हम ये देखते हैं कि प्लेन क्रैश हो गया और 2 पार्ट में टूट गया, और वहीं प्लेन ब्लास्ट हो गया। इसमें जो पायलट था, को पायलट था और जनरल शीडिया थे, वो मर गए। कुछ लोग बोस के साथ थे, नेताजी के साथ थे, वो ऑन द स्पॉट मर गए। रहमान बच गए थे, हबीबुर रहमान, और वो एकदम, ही वॉज एक्चुअली स्टन्ड। इस हादसे में हबीबुर रहमान बच गए थे, और उन्होंने बताया था कि नेताजी को बचाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी जान चली गई। और यहां पे जब हबीबुर रहमान अपना वर्जन बताते हैं कि मैंने बचाने की कोशिश की, मैं ये देखता हूं कि नेताजी के शरीर पे पूरा गैसोलीन पड़ा हुआ है, आग लग गई और नेताजी का शरीर जल गया। मैं उनको बचाने के चक्कर में मेरे हाथ भी जल गए, और इस तरीके से नेताजी की मौत हुई। हालांकि जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो यहां पे जो सर्जन इंचार्ज थे हॉस्पिटल के, डॉक्टर तानियोशी योशिमी, वो बोलते हैं कि उस समय तो बोस जिंदा थे जब हॉस्पिटल आए थे। बोस के कपड़े जल चुके थे और उनको ब्लैंकेट उड़ाई गई थी। लेकिन जैसे ही हमने बोस को ट्रीट करना शुरू किया, उनमें जान नहीं थी, और हमने बचाने की कोशिश की, लेकिन नेताजी कोमा में चले गए, और रात के 9 और 10 बजे के बीच में उनकी मौत हो गई। उसके बाद नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया ताई होकू क्रेमेटोरियम में 2 दिन बाद, 20 अगस्त 1945। यह घटना 18 अगस्त को हुई थी, तो 20 अगस्त 1945 को उनका अंतिम संस्कार किया, और 23 अगस्त 1945 को जापानी न्यूज एजेंसी डोमी ने नेताजी की मौत की खबर सबको सुनाई, और पूरी दुनिया सकते में आ गई। पूरी दुनिया। 14 सितंबर को एक मेमोरियल रखा गया बोस के लिए टोक्यो में ही, और यहां पे हर कोई शॉक्ड था और कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि हमारे नेताजी अब हमारे बीच नहीं है। अब हम बात करते हैं मौत के बाद की। किसी ने विश्वास नहीं किया। देखिए, जब नेताजी की मौत हुई तो यहां पे किसी ने पहली बात उनकी बॉडी नहीं देखी, उनका शरीर नहीं देखा। जो फोटोग्राफ भी, हबीबुर रहमान ने जो फोटोग्राफ भी दिखाई, वो भी बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। उसमें कहीं पे भी
नेताजी का नामो निशान नहीं था। प्लस जिस तरीके की फोटो दिखाई वो ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर है, बल्कि हादसा रनवे के पास ही हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर र्यूमर्स ये भी फैल रही थी कि बहुत सारे लोगों ने नेताजी को देखा है, नेताजी से बात की है। यार भोसले ने खुद ये बोला था कि नेताजी मरे नहीं है, वो तो चाइना में होंगे 1946 में। उसके बाद ये भी स्टोरी है कि नेताजी भारत वापस आए, नेताजी बच निकले। एक तो कहानी यह है कि नेताजी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, जैसे जीडी बख्शी बताते हैं, और उनको जबरदस्त टॉर्चर किया। एक ये भी बताते हैं कि वो सीक्रेट सर्विसेज के लिए उन्होंने काम किया। ये पूरी साजिश जो है वो रची गई, और साजिश रचना कोई बड़ी बात नहीं होती, सारी साजिश रची गई और ऐसा दिखाया कि प्लेन क्रैश है। बल्कि ताइवान की सरकार ने खुद माना कि इस डेट को कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। यहां तक कि जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी एक जापानी का है। सबसे बड़ी बात तो ये, नेताजी की का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी एक जापानी का है। तीसरी बात यह है कि जो रिमेन्स है नेताजी के, जो अस्थियां हैं, उनके डीएनए की जांच करवा लो। इनका परिवार तब से बोल रहा है कि आप डीएनए की जांच करवा लो ना, पता चल जाएगा कि नेताजी हैं कि नहीं, लेकिन वो भी जापान करने नहीं दे रहा है। और लेजेंड्स क्या है? गुमनामी बाबा का आपने लेजेंड सुना होगा कि यह भी बोला जाता है कि बोस जो हैं वो एक साधु बन गए। साधु बनने के बहुत सारे स्टोरीज जो हैं वो सामने आती हैं। 1950s में यह स्टोरी सामने आई थी कि बोस जो हैं वो साधु बन गए। बोस जो हैं वो मेडिटेशन के लिए चले गए, मेडिटेट कर रहे हैं, और उन्होंने ये जो आश्रम का जीवन है ये अख्तियार कर लिया है। क्योंकि बोस का एक लौता मकसद यही था कि भारत आजाद हो जाए, और भारत आजाद हो गया। सरकार जनता के पास आ गई। हालांकि मैं दोस्तों इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मेरा यह मानना है, मैं बताऊंगा अभी आगे क्यों। ठीक है, गुमनामी बाबा का तो लेजेंड सभी को मालूम है। सन्यासी का वेश धारण करके जो नेताजी हैं वो रह रहे थे, फैजाबाद में रह रहे थे। दोस्तों ऐसा है ना कि मैं इन सारी कहानियों पे इतना बिलीव इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि नेताजी का कैरेक्टर ऐसा था नहीं, है ना। आपको लगता है अगर नेताजी भारत में होते तो गुमनामी का जीवन तो कभी जीते नहीं? ये मेरा मानना है, ये मेरा व्यू है। वो कभी भी नेताजी ऐसे थे ना, इतनी प्रॉब्लम हुई आजादी के बाद, इतना कुछ हुआ, इतनी हिंसा हुई, सामने आते वो, उनकी एक झलक ही सब कुछ रोक देती, पार्टीशन रोक देती, भारत को यूनाइट कर देती। तो ये मानना दोस्तों, ये मुझे बहुत र्यूमर लगती है, और ये मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा इतना बड़ा लीडर गुमनामी का जीवन बिताए। ये मेरे गले से बात नहीं उतरती है। वो ऐसे थे ना, वो सामने आते और सामने से लीड करते। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, बोलते कि मैं जिंदा हूं, उन्होंने यही किया। अगर आप उनकी कहानी देखेंगे, उन्होंने हर बार यही किया, हर बार मुसीबतों से बाहर आए हैं वो। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। साथ ही साथ यहां पे ये भी है कि बोला गया कि ये सोवियत ने इनको अरेस्ट कर लिया था। ये सोवियत में थे, गुलाग में थे, कई समय तक वहां पे रहे, और कई समय तक उनको बाहर आने नहीं दिया गया, और उनको टॉर्चर भी किया गया। कुछ का कहना था कि ये चाइना में है, कुछ का कहना था कि नेहरू ने इनको मरवा दिया। खैर ये तो सरासर र्यूमर थी, ऐसा कुछ भी नहीं था ये। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की, इंक्वायरी जो हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हमने र्यूमर्स की बात कर ली। देखिए र्यूमर्स, इसका एक ये भी मतलब है कि इसलिए भी बताया जा रहा था ताकि इंडियन नेशनल आर्मी जो है ना वो ऑर्गेनाइज रहे। ये सारी अगर स्टोरीज फैलेंगी तो इंडियन नेशनल आर्मी टूटेगी नहीं। उनको लगेगा हमारा लीडर अभी भी जिंदा है, क्योंकि बोस के जाने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी का भविष्य जो था वो बड़ा खतरे में था, लीडरलेस थी वो। तो इसीलिए मोराल हाई करने के लिए ऐसा ये भी एक थ्योरी है कि ये सब बताया गया। अब दोस्तों हम इंक्वायरीज की बात करते हैं। इसमें फिगेस रिपोर्ट सबसे पहले 1946 में आई। देखिए इसमें ज्यादातर रिपोर्ट्स में शाहनवाज कमेटी हो गया, खोसला कमीशन हो गया, फिगेस, इसमें यही बोला गया है कि बोस जो हैं उनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई। लेकिन जो मुखर्जी कमीशन आई 2005 में, उसने हिला के रख दिया। मुखर्जी कमीशन ने यह बोला कि बोस की मौत प्लेन क्रैश में हुई ही नहीं है। हम बात करते हैं एक एक कमीशन की। तो सबसे पहले तो हम फिगेस रिपोर्ट 1946 की बात करते हैं, और 1946 की इस रिपोर्ट में यही था कि बोस की जो मौत है वो प्लेन क्रैश में ही हुई। 18 अगस्त 1945 को इनकी जो मौत है वो प्लेन क्रैश में हुई, और जो कॉज ऑफ डेथ था दैट वाज हार्ट फेलियर, मल्टीपल बर्न्स, 3rd डिग्री बर्न्स हुए थे, एंड दैट वाज, मतलब बोस वाज इन, नेताजी वाज इन शॉक। ठीक है,
यहां पे इंटरव्यूज लिए गए, जो 2 सर्वाइवर्स थे उनके इंटरव्यूज लिए गए और सबने ये बताया कि जो मौत हुई है वो प्लेन क्रैश में ही हुई है। 4 फैक्ट्स को यहां पे रिपोर्ट कंफर्म करती है। एक तो प्लेन क्रैश वाला, एक बोस की डेथ नियर बाय मिलिट्री हॉस्पिटल में हुई उसी दिन, बोस का क्रेमेशन और ट्रांसफर ऑफ बोस एशेस टू टोक्यो। आज भी जो नेताजी की अस्थियां हैं, परिवार बोल रहा है डीएनए जांच हो, तो नेताजी की जो अस्थियां हैं वो टोक्यो में ही हैं। अभी मोदी जी जब टोक्यो गए थे तो उनसे जब बोला था तो उन्होंने मतलब इस चीज पे कुछ टिप्पणी नहीं की थी। अभी भी सुभाष चंद्र बोस की फाइल जो है वो पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं है। फिर शाहनवाज कमेटी आई 1956। शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन, जब बहुत ज्यादा ये हो हल्ला होने लगा कि बोस मरे नहीं है, वो जिंदा हैं, और अगर उनका प्लेन क्रैश भी हुआ है तो वो जो प्लेन क्रैश हुआ वो सब एक साजिश थी, तब भारत एक कमेटी बैठाई जिसका नाम था शाहनवाज कमेटी। अब शाहनवाज कमेटी भारतीय सरकार ने बैठाई थी, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। अब इस कमेटी के जो मेंबर थे शाहनवाज खान, ठीक है। शाहनवाज खान कौन थे? शाहनवाज खान दोस्तों वही थे जो कि इंडियन नेशनल आर्मी में काम किया था। जो ट्रायल्स हुए थे ना, जिसका लेक्चर मैंने लिया है, रेड फोर्ट ट्रायल्स, उसमें एक थे, 3 लोगों के खिलाफ ट्रायल हुए थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खान और प्रेम सहगल, ये 3 थे। तो शाहनवाज खान वही हैं जिन्होंने इस ट्रायल को फेस किया था और जिसकी वजह से आर्मी ने विद्रोह किया। तो इस कमिटी ने भी, शाहनवाज कमिटी ने भी 1956 में यही बोला कि बोस की जो मौत है वो प्लेन क्रैश में हुई थी। उस समय शाहनवाज खान एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और अप्रैल से लेकर जुलाई तक कमिटी ने 67 विटनेसेस को इंटरव्यू किया, ठीक है। और जो सर्जन थे, जो चीफ सर्जन थे ताई होकू मिलिट्री हॉस्पिटल में, जिन्होंने बोस को, नेताजी को ट्रीट किया था, उनका भी इंटरव्यू लिया। हबीबुर रहमान जो नेताजी के सबसे करीबी थे, जो बाद में पाकिस्तान चले गए थे, उनका भी इंटरव्यू किया। डिस्क्रिपेंसीज थी, कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, कुछ बयान जो है वो मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद यह कंक्लूड किया गया कि जो नेताजी की मौत है वो प्लेन क्रैश में ही हुई है। और आज तक शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट को माना जाता है, मतलब ये काफी ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड माने जाते हैं। 181 पेज का रेपिटिशियस डॉक्यूमेंट है, लगातार यही बोला जा रहा है इसमें कि जो नेताजी की मौत है वो प्लेन क्रैश में ही हुई। फिर आई खोसला कमीशन 1970। 1977 में, 7 साल बाद 1970 में कमीशन को बैठाया गया, और उसके बाद 1977 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और इसमें भी यही बोला कि नेताजी की जो मौत है वो प्लेन क्रैश में ही हुई। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर थे वो थे जीडी खोसला, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं पंजाब हाई कोर्ट के। मुखर्जी कमीशन ने ये बोला, जिसको नेताजी कमीशन भी बोला जाता, मनोज कुमार मुखर्जी थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं। उन्होंने इस कमीशन ने हिला के रख दिया, क्योंकि इन्होंने ये बोला कि बोस की, नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई ही नहीं थी। ये एक सीक्रेट प्लान था ताकि नेताजी को यूएसएसआर ले जाया जाए, वो ब्रिटिशर से बचे रहें। ये सीक्रेट प्लान था। और यहां पे देखिए, शुरुआत की जो 2 कमीशन है, शाहनवाज कमेटी, खोसला कमीशन, ये भारत में ही थी, लेकिन मुखर्जी कमीशन पहली ऐसी कमीशन थी जिन्होंने ताइवान से संपर्क किया, और ताइवान ने बोला कि इस डेट को कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। साथ ही साथ जो डेथ सर्टिफिकेट, जो रेंकोजी टेम्पल में जो राख रखी गई है, जो रिमेन्स हैं नेताजी के, वो तो एक चाइनीज सोल्जर के हैं। हिला के रख दिया था, पूरे इस कमीशन ने पूरे देश को हिला के रख दिया कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे। 17 मई 2006 को इसको टेबल किया गया, इंडियन पार्लियामेंट में बताया गया इस रिपोर्ट को, और सरकार ने इसको ठुकरा दिया। ऐसा था। जापानी सरकार ने क्या बोला 1956 और 2016 में इसको डीक्लासिफाई किया गया। जापानी सरकार ने इन्वेस्टिगेशन ऑन द कॉज ऑफ डेथ एंड अदर्स मैटर्स ऑफ लेट सुभाष चंद्र बोस, ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट को पब्लिश किया। 1 सितंबर 2016 को इसको डीक्लासिफाई किया गया, और यहां पे इस रिपोर्ट में भी यही पाया गया कि नेताजी की जो मौत थी वो प्लेन क्रैश में ही हुई थी, ताइवान में। 18 अगस्त 1945 को ही इनकी मौत हुई थी, बट इसको पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन 2016 में इसको
डिक्लासिफाई किया। कुछ दस्तावेजों के हिसाब से ये साबित है कि बोस जो है या तो वो बच के निकल गए थे या फिर वो सोवियत में हैं, ऐसा भी है। लेकिन दोस्तों मैंने बताया कि ये सब तो रिपोर्ट्स कह रही हैं, कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है। और जब तक इसकी प्रॉपर कमीशन, मतलब यहां पे जापानी सरकार, भारत सरकार साथ में मिलके जब तक एक प्रॉपर रिपोर्ट डेवलप नहीं करेगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। ये र्यूमर्स ही रहेंगी। उसके बाद जितनी भी फाइल्स हैं, हालांकि अभी काफी फाइल्स को पब्लिक भी किया गया है, लेकिन जितनी भी फाइल्स है बोस की उनको पब्लिक किया जाए। मेरा मानना यह है दोस्तों, मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता, बट हां इतना मुझे जरूर है कि गुमनामी बाबा के बारे में बहुत बोला जाता है और बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है बोस के बारे में, वो कभी छुप के जीवन नहीं बिताते। वो छुप के जीवन बिताने वालों में से है ही नहीं। हालांकि अगर आप गुमनामी बाबा के बारे में पढ़ेंगे तो आप जो बोस के पास उस समय था, जो वो घड़ी पहनते थे, जो कपड़े पहनते थे, वॉर की तस्वीरें, वो सब उनके पास से मिली हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि वो छुप जाएं, क्योंकि आजादी के बाद भारत के पास बहुत मुसीबतें थी और मुसीबतों से कभी भी डर के बोस नहीं भागते थे, वो हमेशा सामने आते। कंट्रोवर्सी जैसा कि मैंने बताया बहुत है। प्लेन क्रैश हुआ, इसका मुझे वाकई में थोड़ा सा उम्मीदें कम लगती हैं और मेरे हिसाब से शायद बोस की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों वो तभी पता लग सकता है जब एक प्रॉपर कमिटी, एक निष्पक्ष कमिटी बैठाई जाए, जिसमें जापान की भी सरकार जो रिमेन्स रखे